ओके सो स्टूडेंट, लाइपोप्रोटीन में हमारे पास लास्ट मेटाबॉलिज्म आ गया है एचडीएल का मेटाबॉलिज्म, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का मेटाबॉलिज्म। इसका जो परफेक्ट या सही वाला मेटाबॉलिज्म है वो तो हमें इतना नहीं पता, लेकिन थोड़ा बहुत इसके बारे में पता है। इसकी फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमने देखा है कि डिफरेंट मैकेनिज्म्स में, जैसे काइलोमाइक्रोन की बात की थी या वीएलडीएल की बात की थी, तो उनको एपोलाइपोप्रोटीन चाहिए थे। कौन सा एपोलाइपोप्रोटीन चाहिए था? C2 चाहिए था और E चाहिए था। C2 चाहिए था लाइपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट करने के लिए और E चाहिए था रिसेप्टर की रिकग्निशन के लिए। तो वो कौन प्रोवाइड कर रहा था? HDL प्रोवाइड कर रहा था। उसके अलावा ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, थोड़ा इसको हम कहते हैं रिवर्स कोलेस्ट्रॉल रिएक्शन भी करता है। इसका मतलब है कि वो सारे क्या कर रहे थे, लिवर से और इंटेस्टाइन से कोलेस्ट्रॉल ला के टिश्यूज़ को दे रहे थे, जबकि ये क्या करता है कि टिश्यूज़ में से कोलेस्ट्रॉल को उठाता है, उसको किस में कन्वर्ट करता है? कोलेस्ट्रॉल ईस्टर में, और कोलेस्ट्रॉल ईस्टर जाके किसको दे देता है? लिवर को। ठीक है, उसके अलावा कुछ कोलेस्ट्रॉल ईस्टर ये किसको भी देता है? एक्सचेंज मैकेनिज्म में VLDL को भी देता है। तो इसका मतलब है ये कोलेस्ट्रॉल कैरियर भी है, उसको कोलेस्ट्रॉल ईस्टर में कन्वर्ट करके टिश्यूज से लेके लिवर या VLDL को भी देता है। सो ये HDL के कुछ फंक्शंस हैं। अब इसके मेटाबॉलिज्म की अगर बात करते हैं तो हमारे पास ना आपने याद रखना है कि ब्लड के अंदर एक डिस्कॉइडल नेसेंट HDL पड़ा हुआ होता है। ये कौन है? डिस्कॉइडल नेसेंट HDL है। इसकी डिस्क शेप होती है और इसके पास जो एपोलाइपोप्रोटीन है, काइलोमाइक्रोन के पास कौन सा एपोलाइपोप्रोटीन था? B48 था। VLDL के पास कौन सा था? B100 था। जबकि अगर हाई HDL की बात करेंगे तो इसका जो एपोलाइपोप्रोटीन है वो है ApoB1। ठीक है, कौन सा है? ApoB1। ये जो ApoB1 है ये कहाँ पे बनता है? ये लिवर में। ठीक है, बस इस तरह से डायग्राम है, और लिवर में और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये ApoB1 बनते हैं। और ApoB1 जो है वो और कुछ हमारे पास जो कोलेस्ट्रॉल ईस्टर है ये मिलके ब्लड के अंदर क्या बन जाते हैं? हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये नेसेंट कोलाइडल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है। अब देखते हैं कि ये हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कैसे कन्वर्ट होगा स्फेरिकल शेप में। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि ये क्या है। फॉर एग्जांपल ये एक पेरिफेरल टिश्यू है और इस पेरिफेरल टिश्यू के अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है। तो ये पेरिफेरल टिश्यू अपना कोलेस्ट्रॉल जो है वो इस नेसेंट HDL पार्टिकल को देगा। किसको देगा? इस नेसेंट HDL पार्टिकल को। ये इससे कोलेस्ट्रॉल लेने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्या क्या चीज़ें होती हैं वो तो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक कोलेस्ट्रॉल ईस्टर पुअर पार्टिकल में, जिसको हम बोलते हैं HDL3। क्या बोलेंगे? HDL3। HDL यहाँ से कोलेस्ट्रॉल लेने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है? HDL3 में। लेकिन आपने ये याद रखना है कि ये कोलेस्ट्रॉल इसमें डायरेक्टली नहीं इनकॉर्पोरेट होता, बल्कि ये कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे आपने याद रखना है कि ये तो ApoB1 की लेयर है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो फॉस्फोलिपिड्स हैं। क्या है? बहुत ज़्यादा फॉस्फोलिपिड्स हैं। फॉस्फोलिपिड्स जो हैं, अब क्या होगा कि ये जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल आया है पेरिफेरल टिश्यू से, ये एक एंजाइम की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोलेस्ट्रॉल ईस्टर में। और अंदर जो चीज़ इनकॉर्पोरेट होगी वो कोलेस्ट्रॉल ईस्टर है। पेरिफेरल टिश्यू से लिया हुआ कोलेस्ट्रॉल किस में कन्वर्ट किया जाता है? कोलेस्ट्रॉल ईस्टर में। किसकी प्रेजेंस में किया जाता है? LCAT की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? LCAT की प्रेजेंस में। L का मतलब लेसिथिन है। लेसिथिन कैट की प्रेजेंस में क्या किया जाता है? कोलेस्ट्रॉल को कोलेस्ट्रॉल ईस्टर में कन्वर्ट किया जाता है। अब आपको ये भी याद रखना है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल ईस्टर में कन्वर्ट हुआ है तो यहाँ पे एक फैटी एसिड ऐड हुआ होगा। तो वो फैटी एसिड कहाँ से आता है? वो लेसिथिन या फॉस्फेटिडाइल कोलिन प्रोवाइड करता है। ठीक है, फॉस्फेटिडाइल कोलिन या लेसिथिन जो है ये अपने कार्बन 2 से फैटी एसिड डोनेट कर देते हैं कोलेस्ट्रॉल को, और कोलेस्ट्रॉल किस में कन्वर्ट हो जाता है? कोलेस्ट्रॉल ईस्टर में। यहाँ पे फॉस्फोलिपिड भी ज़रा ज़्यादा होते हैं ताकि कोलेस्ट्रॉल ईस्टर को सॉल्युबलाइज किया जा सके। ठीक है, अब इसके पास क्या आ चुका है? कोलेस्ट्रॉल ईस्टर, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? HDL3 में। लेकिन ये और भी कोलेस्ट्रॉल ईस्टर पिक करेगा। यही जो पेरिफेरल टिश्यूज़ हैं ये क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल ये वाले जो पेरिफेरल टिश्यूज़ हैं ये इसको मजीद कोलेस्ट्रॉल देंगे। जब ये मजीद कोलेस्ट्रॉल लेगा, अगेन मजीद कोलेस्ट्रॉल जो है वो LCAT की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोलेस्ट्रॉल ईस्टर में। फॉर एग्जांपल ये इसके पास बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल ईस्टर आ गया है और बाहर क्या है? फॉस्फोलिपिड की लेयर है और उसके बाहर क्या है? ApoB1 है। ठीक है, अब यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल ईस्टर बहुत ज़्यादा आ गया क्योंकि इसने पेरिफेरल टिश्यू से ले लिया। अगेन ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो LCAT की प्रेजेंस में कोलेस्ट्रॉल ईस्टर में कन्वर्ट होगा। LCAT को ApoB1 एक्टिवेट करता है। ApoB1 क्या करता है? LCAT को एक्टिवेट करता है। जब जैसा कि VLDL में और काइलोमाइक्रोन में हमने देखा था ApoC2 किसको एक्टिवेट कर रहा था? लाइपोप्रोटीन लाइपेज को। यहाँ पे ApoB1, यहाँ पे भी ApoB1 LCAT को एक्टिवेट करेंगे और हमारे पास एक कोलेस्ट्रॉल रिच हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होगा। इसको बोलेंगे HDL2। क्या बोलेंगे? HDL2, क्योंकि ये क्या है?
कोलेस्ट्रॉल ईस्टर रिच है, इसने पेरिफेरल टिश्यू से बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल लिया। अब ये इस कोलेस्ट्रॉल का क्या करेगा, एक तो आपको पता है कि ये इस कोलेस्ट्रॉल को एक्सचेंज करेगा किसके साथ, VLDL के साथ। ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी कि VLDL में और HDL में एक एक्सचेंज फिनोमेना होता है। ये अपना कोलेस्ट्रॉल ईस्टर कुछ उसको देगा और उसमें से क्या लेगा, टैग लेगा, उसमें से क्या लेगा, टैग लेगा। जब ये अपना कोलेस्ट्रॉल ईस्टर VLDL को देता है तो VLDL बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल ईस्टर लेके अपना टैग उसको देके किस में भी कन्वर्ट हो रहा था, IDL में। और IDL जो है वो अल्टीमेटली कहाँ पे जा रहे थे, लिवर के पास ही जा रहे थे। इसका मतलब है ये कोलेस्ट्रॉल लिवर में जाके ब्रेक डाउन होगा और लिवर के पास पहुंच जाएगा। कुछ कोलेस्ट्रॉल ईस्टर इसने किसके साथ एक्सचेंज किया है, VLDL के साथ, और बाकी का सारा कोलेस्ट्रॉल ईस्टर ये किसको दे देता है, लिवर को। ठीक है, बाकी ये कोलेस्ट्रॉल किसको दे देता है, लिवर को। जब ये अपना कोलेस्ट्रॉल निकाल देगा, कोलेस्ट्रॉल रिच स्पीशी जो है कोलेस्ट्रॉल पुअर स्पीशी में कन्वर्ट होगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, दोबारा HDL2 में। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, HDL2 में। ठीक है, तो ये अपना कोलेस्ट्रॉल ईस्टर जो ये टिश्यू से लेता है किसको दे देता है, VLDL को और अल्टीमेटली लिवर को, या डायरेक्टली लिवर को कोलेस्ट्रॉल ईस्टर देने के बाद दोबारा क्या बन जाएगा, HDL2 बन जाएगा। अब HDL2 में दोबारा से कोलेस्ट्रॉल ऐड होगा और वो कोलेस्ट्रॉल इधर और इधर इस तरह से जाता रहेगा। ये जो कोलेस्ट्रॉल ईस्टर की कम कंसनट्रेशन है, मतलब ये अपना कोलेस्ट्रॉल दे देता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है LCAT को एक्टिवेट रखने के लिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा तो LCAT अपनी एक्टिविटी छोड़ देगा। सो यहाँ पर जब कोलेस्ट्रॉल इसको मिलता है तो इसकी इनहिबिशन रिलीफ हो जाती है। ये बात भी याद रखनी है कि कोलेस्ट्रॉल का जो अपटेक हुआ है लिवर से, यहाँ पर जो रिसेप्टर हैं उनको हम बोलते हैं स्क्रेवेंजर रिसेप्टर B1। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्क्रेवेंजर रिसेप्टर B1 बोलते हैं। और बाकी की सारी बात बस यही है। ठीक है, तो बस आपने याद रखना है कि ये जो है पेरिफेरल टिश्यू से कोलेस्ट्रॉल ईस्टर की फॉर्म में लेता रहता है और उसको ट्रांसमिट करता रहता है। यहाँ पे जो है बुक के अंदर भी बहुत अच्छा दिखाया हुआ है कि नेसेंट वाला होता है, फिर ये कोलेस्ट्रॉल लेता है, उसको कन्वर्ट करता है LCAT की प्रेजेंस में, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर में HDL3 में कन्वर्ट होता है, मजीद कोलेस्ट्रॉल लेता है, उसको दोबारा से कन्वर्ट करता है LCAT की प्रेजेंस में, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल ईस्टर आ गया, HDL2 बन गया। HDL2 कुछ कोलेस्ट्रॉल VLDL को देगा और बाकी कोलेस्ट्रॉल ईस्टर और कोलेस्ट्रॉल किसको देगा, लिवर को, और खुद दोबारा से एक कोलेस्ट्रॉल ईस्टर पुअर स्पीशी यानी HDL3 में कन्वर्ट होगा। और ये इस तरह से साइक्लिंग चलती रहेगी। इसका ओरिजिन जो है ये ब्लड के अंदर बनता है, लेकिन इसका जो ApoB1 इसने लिया है वो स्मॉल इंटेस्टाइन या लिवर से आता है। ये आपने याद रखना है, खुद ये ब्लड में बनता है। ठीक है, दो फैक्टर्स आपने याद रखने हैं कि लिवर में जो इसका अपटेक है वो स्क्रेवेंजर रिसेप्टर B क्लास 1 की वजह से है, और जो कोलेस्ट्रॉल का फ्लक्स होता रहता है ना इसकी तरफ HDL की तरफ, वो होता है ABAC1 प्रोटीन्स की वजह से। ठीक है, ABAC1 एक फैक्टर है, उसकी वजह से ये आपने MCQ पॉइंट से दोनों फैक्टर्स याद रखने हैं। और ये जो है वो हमारे पास ApoB1 है। ठीक है, ये आपने कुछ इसके डिफरेंसेस याद रखने हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे इसके मेटाबॉलिज्म खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आई ट्राई के इसके जितने भी क्लिनिकल्स हैं वो हम साथ ही डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि जब आपको सारे मेटाबॉलिज्म समझ आएंगे तो फिर सबका बारी बारी हम देखेंगे कि जो इन्होंने क्लिनिकल रेलिवेंस यहाँ पे शेयर किया हुआ है।